Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solutions DS2. Okay, so as we have started the third lesson of physics series, that is thermodynamics. Okay, so in the last lecture we have studied about the heat engine is there. हीट इंजन के बारे में हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन ली थी लास्ट लेक्चर के अंदर. ओके, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस. थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के बारे में अपने को इस लेक्चर के अंदर पढ़ना है. ठीक है, टोटल अपने को 5 टाइप्स के थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस इस लेक्चर के अंदर कवर करना है. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस. पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस. इसके बाद हम देखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, देन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस एंड फिफ्थ इज दी साइक्लिक प्रोसेस. ठीक है, चलो सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट प्रोसेस जिसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख रखा है, चलो देखते हैं क्या मीनिंग होता है इसका. सो ए प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स द सेम. ओके, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है सिस्टम का. ओके, सो टेम्परेचर रिमेन्स द सेम. ओके, जो टेम्परेचर होता है यहाँ पर ये सेम रिमेन करता है, कांस्टेंट होता है यहाँ पर टेम्परेचर थ्रू आउट दी प्रोसेस. ठीक है, थ्रू आउट दी प्रोसेस मतलब पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने तक जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है. ओके, सो टेम्परेचर रिमेन्स दी सेम थ्रू आउट दी प्रोसेस इज नोन एज दी आइसोथर्मल प्रोसेस. इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं. ठीक है, मतलब प्रोसेस रहेगी, थर्मोडायनामिक प्रोसेस रहेंगी, लेकिन सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो स्टार्ट से लेकर के एंड तक, इनिशियल से लेकर के फाइनल पोजीशन तक, फाइनल तक यहाँ पर क्या रहने वाला है, टेम्परेचर कांस्टेंट होने वाला है, सेम होने वाला है. चलो, तो इसके लिए अपने को इक्वेशन पार्ट यहाँ पर देखना है. अपने पास में एक इक्वेशन है दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन. ओके, सो आइडियल गैस इक्वेशन है अपने पास. क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि अपन ने पहले भी देखा है, दैट इज नथिंग बट PV इज इक्वल्स टू म्यू आर टी. ठीक है, ये एक आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता होना चाहिए सबसे पहले. ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर ध्यान से अगर आप देखोगे तो P इज नथिंग बट द प्रेशर, V इज नथिंग बट द वॉल्यूम, म्यू इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर. देखो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये तो आपको पता ही रहेगा, लेकिन म्यू आपके लिए नया हो सकता है. इसको हम कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, सब्सटेंस का अमाउंट होता है, दिस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ओके, इसके बाद में आर क्या होता है, आर इज नथिंग बट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ओके, सो आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं. ठीक है, ओके. अब यहाँ पर हम किसको कांस्टेंट कंसिडर करने वाले हैं, ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल टाइप की प्रोसेस है. तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या कांस्टेंट होता है, सो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो टेम्परेचर होता है ये हम यहाँ पर कांस्टेंट है ऐसा कंसिडर करते हैं. ओके, सो टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन द आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है. ओके, सो टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट इन द आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. ओके, चलो, सो ये हम यहाँ पर ये जो पूरा फैक्टर है इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, कांस्टेंट कंसिडर करेंगे. सो दिस विल बी दी PV विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट. ऐसा मैं यहाँ पर रिलेशन ले सकता हूँ, लिख सकता हूँ. इसको हम कहेंगे दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, ये मेरा यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो सकता है. चलो, अब मैंने आपको फर्स्ट थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैंने आपको पढ़ाया है. क्या है उसका मैथमेटिकल इक्वेशन, उसका इक्वेशन है डेल्टा Q विल बी इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन. ये डेल्टा Q विल बी इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ये अपने पास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक्सप्रेशन है. ठीक है, इस एक्सप्रेशन के अंदर ध्यान से देखना है, डेल्टा Q क्या है, हीट है, डेल्टा U क्या है, इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा W क्या है, वर्क डन है. ठीक है, इसी डेल्टा W को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा W को हम लिख सकते हैं यहाँ पर P डेल्टा V, है ना, P डेल्टा V. हम इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख सकते हैं, और इसी इक्वेशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, W विल बी इक्वल्स टू P इंटू DV. क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये जो डेल्टा है, डेल्टा या फिर डी, दोनों का मीनिंग सेम होता है. फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के अंदर जब भी डेल्टा हो या फिर डी हो तो उसका मीनिंग क्या होता है, चेंज होता है. ओके, सो चेंज इन वॉल्यूम.
सो पीडीवी इसको हम कहेंगे, सपोज दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो चुका है। चलो अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सो उस इक्वेशन को मैं यहाँ पर इंटीग्रेट करूंगा लिमिट्स के अंदर। कौन सी लिमिट हम ले सकते हैं, देखो, सो W कैन बी टेकन एज इनटू द इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू दी P इंटू dV। ओके, इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को इंटीग्रेशन करवाना है, इंटीग्रेट करना है। ओके, इंटीग्रेट क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे, मतलब कि 12th स्टैंडर्ड में जाओगे, तो वहां पर अपने को मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है। बहुत ही लेंथी लेसन्स होते हैं वो, 2 से 3 मंथ्स उसको लगता है कंप्लीट होने के लिए, अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, सो ये उसका साइन है इंटीग्रेशन का। ओके, सो हमें इस इक्वेशन को यहाँ पर इंटीग्रेट करना है लिमिट्स के अंदर, लिमिट लगानी है इसके अंदर v1 से लेकर के v2 तक की। ओके, सो v1 v2 इस लिमिट के अंदर इस इक्वेशन को हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। देखो, जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो जो कांस्टेंट फैक्टर होता है उसको क्या करना होता है, बाहर लेना होता है। ठीक है, अब ये p को क्या करता हूं मैं, बाहर लेता हूं, इस इंटीग्रेट साइन के बाहर लेंगे। सो ये हो जाएगा p इंटीग्रेशन ऑफ v1 विथ रिस्पेक्ट टू v2, दिस विल बी अवर dv। ओके, dv हो जाएगा, dv डिवाइडेड बाय vb मैं यहाँ पर ले सकता हूं। ओके, ये यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन करना है। सो dv डिवाइडेड बाय v का इंटीग्रेशन क्या होता है, और p को हम क्या लिख सकते हैं, देखो p को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू आर टी, है ना, p को हम यहाँ पर लिख सकते हैं म्यू आर टी, तो p की जगह पे मैं यहाँ पर ले लूंगा म्यू आर टी। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ dv डिवाइडेड बाय v, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं log ऑफ, दैट इज ln v2 डिवाइडेड बाय v1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अगर आप लोगे तो वो रहेगा log ऑफ v2 डिवाइडेड बाय v1, या फिर ln v2 डिवाइडेड बाय v1, ऐसा भी उसको लिखा जाता है। ठीक है, सो ये आपका यहाँ से इक्वेशन रहेगा, दिस विल बी योर W। ये आपका यहाँ पर वर्क डन का इक्वेशन कैलकुलेट होकर के आने वाला है फॉर द कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, सो W इज इक्वल टू म्यू आर टी log ऑफ v2 डिवाइडेड बाय v1, ये आपके पास में यहाँ पर इक्वेशन रहेगा। दिस विल बी द इक्वेशन फॉर द वर्क डन। वर्क डन के लिए ये इक्वेशन रहेगा, जबकि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट ही होता है। देखो, अब आपका जो वर्क डन रहेगा यहाँ पर, वर्क डन विल ग्रेटर दैन 0 एंड वर्क डन ऑल्सो विल बी लेस दैन 0। आपका वर्क डन ग्रेटर हो सकता है 0 से, लेस हो सकता है 0 से। कब? जब आपका सेकेंड वॉल्यूम ग्रेटर होगा फर्स्ट वॉल्यूम से, और आपका फर्स्ट वॉल्यूम यहाँ पर ग्रेटर रहेगा सेकेंड से। ठीक है, जब वर्क डन इज ग्रेटर दैन 0 तो v2 इज ग्रेटर दैन v1, जब वर्क डन इज लेस दैन 0 तो v1 इज ग्रेटर दैन v2। इस तरीके से यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। ओके, और इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताना है, दैट इज आइसोथर्मल एक्सपांशन के अंदर क्या होता है। आइसोथर्मल एक्सपांशन के अंदर, आइसोथर्मल एक्सपांशन होना, एक्सपांशन कब होता है, जब आप हीट प्रोवाइड करते हो, किसको, सिस्टम को, है ना। जब आप क्या करते हो, हीट प्रोवाइड करते हो सिस्टम को, तब सिस्टम क्या करती है, हीट एब्जॉर्ब करती है। सिस्टम यहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब करती है। ओके, हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा आपका सिस्टम, बराबर है, हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या कर जाएगा, यहाँ पर एक्सपैंड कर जाएगा, है ना, एक्सपैंड कर जाएगा। तो एक्सपैंड कर जाएगा तो पिस्टन क्या हो जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा। याद आ रहा है क्या, सिलेंडर हीट दिया था, ऊपर पिस्टन था, जैसे ही गैसेस ऊपर जाएंगी तो वो एक्सपैंड हो जाएंगी, पिस्टन ऊपर जाएगा, मतलब सिस्टम क्या करेगी, वर्क डन करेंगी किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर या फिर सराउंडिंग के अंदर। तो सिस्टम क्या करेगी, यहाँ पर वर्क डन परफॉर्म करेगी, वर्क डन करने वाली है किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर। ओके, सो पिस्टन या फिर आप इसको सराउंडिंग भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरा थर्मोडायनामिक एक्सपांशन। अब थर्मोडायनामिक कंप्रेशन अगर किया तो क्या होगा, या फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन करना मतलब प्रेस करना, दबाना, और एक्सपांशन करना मतलब बढ़ना। ठीक है, तो देखो, एक्सपांशन अगर करेंगे, कंप्रेशन अगर करेंगे, मतलब सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर आप क्या करोगे, पिस्टन से सिस्टम के ऊपर वर्क डन करोगे, है ना। सो इस केस में क्या होगा, जो आपका पिस्टन होने वाला है ये क्या करेगा, वर्क डन करेगा। वर्क डन करेगा किसके ऊपर, वर्क डन करेगा सिस्टम के ऊपर। ठीक है, सिस्टम के ऊपर जब पिस्टन वर्क डन करता है तो वहां पर हीट रिलीज होती है।
ओके, सो उस केस में क्या होगा, सिस्टम से यहाँ पर हीट रिलीज होने वाली है, सो हीट इज रिलीज्ड, RELEASED, हीट इज रिलीज्ड। यहाँ पर हीट रिलीज होती है, यहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, ये मुझे आपको यहाँ पर बताना था। सो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट एब्जॉर्ब होती है, आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट रिलीज होती है, ये मेरे को आपको यहाँ से बताना था। ठीक है, सो पहला जो प्रोसेस है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, वो अपन ने यहाँ से कंप्लीट आउट कर लिया है। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। पहले दो ही प्रोसेस थोड़े लेंदी है, उसके बाद के प्रोसेसेस छोटे हैं। सेकेंड प्रोसेस दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, देखो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, neither the exchange of matter nor the heat। देखो, सो ये जो सिस्टम है, ये जो अपना प्रोसेस है, ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, देखो, सो सिस्टम इज इंसुलेटेड। यहाँ पर जो सिस्टम होती है ये इंसुलेटेड होती है, इंसुलेटेड रहती है। ठीक है, इंसुलेटेड रहना मतलब ये एक्सचेंज करेंगी क्या, नहीं करेंगी। सो सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, सिस्टम यहाँ पर सराउंडिंग से क्या होती है, इंसुलेटेड होती है, सेपरेटेड होती है। सेपरेट रहेंगे तो क्या करेंगे, नाइदर द एक्सचेंज ऑफ मैटर नॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट, कोई भी तरीके की हीट अंदर भी नहीं जा सकती ना बाहर भी नहीं आ सकती। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर अगर वॉल अगर वहां पर इंसुलेटेड है तो इसके बारे में भी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर नाइदर दी एक्सचेंज, कोई भी तरीके का एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होने वाला है मैटर का, नॉर दी एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट का भी एक्सचेंज यहाँ पर होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो, तो इसके लिए हमें यहाँ पर इक्वेशन कंसिडर करना है। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, चलो, सो अपने पास एक इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, वही अपने को यहाँ पर यूज करना है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है आपके पास, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है ना। तो अब डायरेक्टली मैं यहाँ पर PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिख सकता हूँ, ये आपके पास में आइडियल गैस इक्वेशन है। PV रेज टू यहाँ पर अपने को सिर्फ चेंज करना है कि गैमा लेना है। अब गैमा क्या है सर, गैमा इज नथिंग बट रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट। गैमा ये स्पेसिफिक हीट का रेशो है, दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो गैमा इज द रेशो ऑफ Cp डिवाइडेड बाय Cv। Cp डिवाइडेड बाय Cv का जो रेशो होता है उसे अपन गैमा कहते हैं, रेशो ऑफ द स्पेसिफिक हीट। ये भी पढ़ा है अपन ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर। सो गैमा इज इक्वल्स टू Cp डिवाइडेड बाय Cv, ये अपने को यहाँ से कंसिडर करना है। अगर आपके पास में दो अलग अलग प्रेशर्स एंड वॉल्यूम्स है, मतलब P1 V1 रेज टू गैमा विल बी इक्वल्स टू P2 V2 रेज टू गैमा, ऐसा हमें यहाँ पर कंसिडर करना होगा। चलो, सो लास्ट इक्वेशन के अंदर जो हमने वर्क डन का इक्वेशन लिया था, क्या इक्वेशन लिया था, आइडियल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपको पता है डेल्टा W होता है P डेल्टा V के बराबर, और W को हम लिख सकते हैं यहाँ पर P इंटू dV। ठीक है, अब ये जो PdV इक्वेशन है इसको नंबर दे दो आप, सपोज इसको आप इक्वेशन नंबर दे सकते हो फर्स्ट। चलो, इस फर्स्ट इक्वेशन को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सो W कैन बी टेकन एज इंटीग्रेशन ओवर द लिमिट्स V1 टू V2 विथ रिस्पेक्ट टू द PdV। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा कुछ अलग हिसाब से होगा, अलग तरीके से होगा। किस तरीके से यहाँ पर इंटीग्रेशन होने वाला है देखो, सो W विल बी टेकन एज इंटीग्रेशन लिमिट्स के अंदर V1 विद रिस्पेक्ट टू द V2, PdV का इंटीग्रेशन करना है, P को बाहर ले लो, सो P हो जाएगा यहाँ से बाहर, इंटीग्रेशन होगा V1 विद रिस्पेक्ट टू द V2, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं dV डिवाइडेड बाय V। ठीक है, अब हमें V1 और V2 दोनों भी यूज करना है, इसको मैं यहाँ पर कांस्टेंट कंसिडर कर सकता हूँ क्योंकि PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसको हम लिखेंगे कांस्टेंट, ओके, मल्टीप्लाइड विथ रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन दिस विल बी दी V2 माइनस 1 अपॉन दिस विल बी दी V1। अब यहाँ पर चेंज क्या करना है, गैमा इसके अंदर अपने को डालना है, सो हियर विल बी दी गैमा -1, हियर विल बी दी गैमा -1, और यहाँ पर अपने को कांस्टेंट कंसिडर करना है 1 माइनस ऑफ गैमा।
ठीक है, चलो इस तरीके से हमें इक्वेशन लेना है। और इसके बाद की फाइनल स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गैमा, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाय, जो डिवाइडेड बाय में है नीचे लिखो, V2 रेज टू गैमा माइनस 1 V1 रेज टू गैमा माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं यहाँ पर। और डायरेक्ट फाइनल स्टेप के अंदर हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू म्यू RT के बराबर। तो यहाँ पर हम इक्वेशन लिख सकते हैं, दिस विल बी द W इक्वल्स टू म्यू R। टेम्परेचर यहाँ पर वैरी होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। किस तरीके से ले सकते हैं हम वेरिएशन, T1 माइनस ऑफ T2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है 1 माइनस गैमा। सो ये एक डायरेक्ट इक्वेशन आपको मिल सकता है एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस। ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए यहाँ पर क्या है, इक्वेशन है। मतलब सिस्टम एंड सराउंडिंग ये इंसुलेटेड रहेंगे, एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे, कोई भी तरीके का वहाँ पर हीट या फिर मैटर का एक्सचेंज होने वाला नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये इस तरीके से इक्वेशन ले सकते हैं। सो दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। अब ज़्यादा इक्वेशन पार्ट अपने को देखना नहीं है क्योंकि आगे के इसमें कोई इक्वेशन है नहीं ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है? आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या कांस्टेंट रहता है? तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट होता है। ओके, सो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट। ठीक है, सो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, इसी डेल्टा डब्ल्यू को आप क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो पी डेल्टा वी लिख सकते हो। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। ओके, यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। सो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय द गैस और ऑन द गैस इज जीरो। यहाँ पर वॉल्यूम ही चेंज नहीं होता तो वर्क डन क्या होता है? यहाँ पर जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पर वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। जो पूरी हीट ट्रांसफर होने वाली है, ये हीट डायरेक्टली यहाँ पर क्या करती है? काम आती है टू इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, और टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तब इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी भी उस केस के अंदर, इंटरनल एनर्जी भी अपनी उस केस के अंदर क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हो रही है, वर्क डन तो जीरो है क्योंकि वॉल्यूम वहाँ पर चेंज नहीं होता, वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसके लिए हीट यहाँ पर इंक्रीज इन टेम्परेचर करने के लिए और इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के अंदर यूज हो जाती है। तो यह आइसोकोरिक प्रोसेस होगी। फोर्थ प्रोसेस है दैट इज अ आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है फिर? आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर क्या कांस्टेंट होता है? सो यहाँ पर प्रेशर जो होता है, प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट होता है। ठीक है, प्रेशर यहाँ पर क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पर क्या होता है? हीट जो होती है यहाँ पर ट्रांसफर होती है सिस्टम के अंदर। ठीक है, सिस्टम के अंदर यहाँ पर हीट का ट्रांसफर होता है और सिस्टम यहाँ पर दो काम करने लगती है। पहला काम क्या होगा? टू चेंज टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करना ये पहला काम रहेगा। जब टेम्परेचर चेंज होगा तब इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? आपकी चेंज होने वाली है। मतलब पार्टली जो हीट है यहाँ पर इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए जाएगी और पार्टली जो आपकी हीट है ये यहाँ पर वर्क डन करने निकलेंगी। वर्क डन, ठीक है, पार्टली जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी और पार्टली जो हीट है वो यहाँ पर वर्क डन करेगी, सिस्टम यहाँ पर वर्क डन करेगी सराउंडिंग्स के ऊपर। ठीक है, तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर होता है। लास्ट प्रोसेस जो है उसको हम कहते हैं आइसोथर्मल देख लिया हमने, एडियाबैटिक देख लिया, आइसोकोरिक देख लिया, आइसोबैरिक देख लिया। अब है साइक्लिक प्रोसेस। फिफ्थ इज द साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस के अंदर सिस्टम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर सेम होती है। सेम, ठीक है, मतलब जहां से सिस्टम स्टार्ट कर रहा है वहीं पर ही एंड होता है। और इस केस में याद रखना है डेल्टा यू जो होता है इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। डेल्टा यू इधर जीरो होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है?
डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अगर डेल्टा यू 0 रख दिया आपने तो क्या होगा, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। मतलब जितना आप यहाँ पर हीट ट्रांसफर करोगे पूरा का पूरा किसके अंदर कन्वर्ट होगा, वर्क डन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस का मीनिंग क्या है, सपोज मैंने यहाँ पर एक पीवी ग्राफ ड्रॉ कर लिया। सपोज अपने पास में ये ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर मेरा प्रेशर इनिशियल है, यहाँ पर प्रेशर फाइनल है, यहाँ पर वॉल्यूम इनिशियल है, यहाँ पर वॉल्यूम फाइनल है, ठीक है। सो यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर किया कि इस तरीके से मेरा प्रोसेस का कर्व है, ठीक है, इस तरीके से कर्व, ये रास्ता है, दिस इज फर्स्ट रास्ता, ये दूसरा रास्ता है, दिस इज सेकंड रास्ता, सेकंड पाथ। ओके, सो यहाँ पर एक वैल्यू है और यहाँ पर एक सिस्टम है, ठीक हो। तो ये सिस्टम क्या करेगी, यहाँ से मूव करेगी इस तरीके से, फर्स्ट रास्ते से सिस्टम जाएगी इधर। मतलब ये क्या है, मेरा इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट भी कौन सा है आपका, यही है। सो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट जो है इस सिस्टम के क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, ठीक है। सो इनिशियल एंड फाइनल यहाँ पर सेम होते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबेटिक के अंदर सिस्टम एंड सराउंडिंग इंसुलेटेड होते हैं। उसके बाद आइसोकोरिक के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है, साइक्लिक के अंदर सिस्टम जहां से स्टार्ट होती है वहीं पर ही जाकर के एंड करती है। सो यहां से स्टार्ट करेंगी, इधर ही जाकर के एंड होने वाला है। डेल्टा यू इस केस में 0 रहता है। तो दिस इज अबाउट द थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस जो कि अपन ने इस लेक्चर के अंदर यहाँ पर कवर किया है। आज अपन यहाँ पर ही रुकते हैं और आगे का पार्ट जो रहेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।